धन्यवाद अमित जी। मैं अपनी बात की शुरुआत जो हमारे वक्ताओं ने इतनी सुंदर बातें कही, उन्हीं बातों को कुछ सवालों के घेरे में तलाशने की कोशिश करता हूँ। बिहाग जी ने कहा कि ईमानदारी सबसे इम्पोर्टेंट है और ईमानदारी का संकट है। अनुपम ने कहा कि विश्वसनीयता का संकट है। मैं इन दोनों सवालों के संदर्भ में ये मानता हूँ कि ये संकट क्या हमारे संकाल का संकट है। क्या जब अपभ्रंश साहित्य में शंभू आए तो क्या उस समय विश्वसनीयता का संकट नहीं था? क्या कबीर आए तब ईमानदारी का संकट नहीं था? क्या ईमानदारी का संकट हमारी अस्मिता मूलक कविता की देन है? इस सवाल के परिप्रेक्ष्य में यदि हम आज की अपनी कविता को देखेंगे तो हम पाएंगे कि ईमानदारी और विश्वसनीयता दोनों ही अपने तय अर्थों को खो चुके हैं, क्योंकि एक विश्वसनीयता दूसरी विश्वसनीयता का गला घोट रही है। ये हम अपनी आज की कविताओं को पढ़ेंगे तो उसमें हमें साफ साफ दिखाई देगा। दूसरी बात जो मुझे कहनी है वो यह है कि अस्मिताओं में हम कुछ अस्मिताओं को गिनते हैं, दलित अस्मिता, स्त्री अस्मिता, आदिवासी। तो जब हम इन कविताओं को देखते हैं, इस तरह के स्वरों की कविताएं देखते हैं, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि एक स्त्री कविता अपनी कविता के भीतर आने वाले दलित के साथ कैसा बर्ताव करती है, एक दलित कविता अपने भीतर आने वाली स्त्री के साथ कैसा बर्ताव करती है, एक आदिवासी कविता दलित और स्त्री के साथ कैसा बर्ताव करती है। यदि वो वैसा ही बर्ताव कर रही है जैसा बर्ताव एक खास राष्ट्रीयता को सामने रखकर कविता लिखने वाली कविता करती है, तो हम कोई अलग या महत्वपूर्ण काम भी कर रहे हैं अपनी कविता से। और ऐसी कविताएं आप ढूंढेंगे तो बहुत मिल जाएंगी। एक कविता मुझे याद आती है श्रीकांत वर्मा की, जिसमें वो जो विश्वसनीयता और ईमानदारी के संकट से जुड़ी है, उसमें वो कहते हैं कि द्रोण मत सिखाओ कौरवों को धनुष विद्या, ये सत्ता के लिए लड़ रहे हूँ सत्य देरिये में की। आज की जो अस्मिता मूलक कविता है उसमें आने वाला सत्य क्या सत्ता से नहीं जुड़ा है? हम बहुत सारी बातें करते हैं, क्या वो बातें सत्ता को हासिल करने की बातें नहीं? क्या वो कविता में सत्य के साथ आते हुए साझेदारी की बात करती है या सत्ता में अपने वर्चस्व को कायम करने की बात करती है? यदि कविता ऐसा करती है तो उस कविता को अलग से पहचान दिया जाता है। और जो कल मैं कह रहा था कि कविता में नाम आते हैं, तो ऐसी कविताएं जो सत्ता में हिस्सेदारी की मांग करती हैं वो अपने पाठक खो देती हैं। ऐसी कविताएं मुझे लगता है कि लंबे समय तक हमारे काम की नहीं रहेंगी। आज के कवि क्या ईमानदारी और विश्वसनीयता में या भाषा के इस्तेमाल में या भाषा में बिंबों को चुनते हुए अपनी निर्व्यक्तिकता को बचाए रखते? क्या वे भी एक जैसी शक्लों के या एक जैसी बातें बोलते हुए बहुत सारी शक्लों के व्यक्ति नहीं हो गई? क्या कल पराग पावन के जिस संग्रह की बात हुई या अदनान के जिस संग्रह की बात हुई या विहाग के जिस संग्रह की बात हुई, क्या उन कविताओं को जोड़ के एक संग्रह नहीं बना सकते? क्या लानत का प्याला कविता मोर्चे पर विदा गीत में शामिल कर दी जाए तो अलग से पहचानी जा सकेगी कि ये अदनान की कविता है? मुझे लगता है कि नए पाठकों को वो मुश्किल से समझ में आएगी कि ये अदनान की कविता है, क्योंकि हम बहुत सारी कविताओं में एक ही भाव की पुनरावृत्ति कर रहे हैं और जो हम पाना चाहते हैं हो सकता है वो दोनों ही कोई एक चीज़ पाना चाहते, कोई एक बिंदु पर वो एक ही विषय को पाने की या एक ही तरह की सत्ता से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस कोशिश में भी, जिसको हम कहते हैं कि अपना मुहावरा तलाशना, हो सकता है भिन्न भिन्न ढंग से हमने अपनी दूसरी कविताओं में तलाशा हो, लेकिन ऐसी कविताएं यदि एक ही संग्रह में रख दी जाएं तो उनको अलग से पहचानना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। कम से कम नए पाठकों को बहुत सी दिक्कत हो सकती है। ऐसी कविताएं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आप
लंबे समय तक हमारे जहन में नहीं रही, वो लंबे समय तक हमारे जहन में रहेंगी, इसीलिए उनको यहाँ याद किया जा रहा है, क्योंकि वो अभी भी हमारी स्मृति को धक्का पहुँचा रही हूँ या हमारी स्मृति में ठहर जाने की उनमें कुवत है। मैं निर्व्यक्तिकता की बात कर रहा था। मुझे टी.एस. इलियट का लेख याद आता है, जिसमें ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में जो वो कवि के बारे में बात करते हैं कि कवि को कैसा होना चाहिए। अस्मितामूलक कविता लिखते हुए भी वो आज भी हमारे काम की हो सकती है। वो एक रासायनिक क्रिया का जिक्र करते हैं जिसमें दो गैसें हैं, एक ऑक्सीजन और एक सल्फर ऑक्साइड। इससे युक्त एक प्रकोष्ठ में यदि हम प्लेटिनियम को गुजारते हैं तो जो रासायनिक क्रिया होती है उससे सिल्यूलिक एसिड बनता है, और जब उस गैस को पुनः देखा जाता है तो उसमें प्लेटिनम जो है वो दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि कवि का काम उस प्लेटिनम जैसा है। लेकिन कवि क्या होना चाहता है? क्या वो प्लेटिनम होना चाहता है? क्योंकि कवि की असलियता के साथ उसका अहम बोध है कि मुझे भी अपने लिए कुछ तलाशना है। क्योंकि हमारी जो कविता एक संग्रह में गोला बारूद हो जाती है, दूसरे ही संग्रह में वो कमी जोते देर नहीं लगाती, और तीसरे संग्रह में वो सत्ता के लिए कारपेट बनते हुए भी कोई गुरेज नहीं करती। मैं कवि का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वह कवि जिसकी कविताओं में प्रेम के पत्र को बचाने का संघर्ष था, आज ऐसे कवियों को आप अलग से पहचान सकते हैं। ये ऐसे कवियों की बहुत सारी कविताओं को अलग से पहचान सकते हैं। चाहे ये अलग तरह के अस्मितामूलक संकट की वजह से हो रहा है या सत्ता में हिस्सेदारी के संकट की वजह से हो रहा है, ये भी हमारे कवियों को जो अब भी लिख रहे हैं और आगे भी लिखेंगे उनको ये सोचना चाहिए। मैं कविता का विश्लेषण करते हुए कहानी और उपन्यास को भी साथ ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि लगभग हमारी सारी विधाओं का काम यही है। मुझे कहानी याद आती है, राजेंद्र सिंह बेदी की कहानी है लाजवंती विस्थापन की कहानी, जिसमें एक लड़की जो पाकिस्तान में पंजाब चला गया वहाँ से है, और विस्थापन के बाद वो भारत में छूट गई है। वो एक ऐसे घर में रहती है जिसमें आर्य समाज का प्रभाव है, चूँकि विधवा विवाह और स्त्री उद्धार का वो दौर है। तो वो लड़की को जो उस पति मिलता है वो बड़ा खुश रखता है और उसको घर में सारे अधिकार देता है, उससे बड़े प्रेम से बात करता है, बड़े प्रेम से उसके साथ रहता है। लेकिन लाजवंती जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जा रही है। तो लाजवंती का जो पति है, जो इधर वाले भारत का हिस्सा है या इधर वाले पंजाब का हिस्सा, वो पूछता है कि तुम इतनी कमज़ोर क्यों होती चली जा रही है। तो उस कहानी के अंत में आता है कि तुमने मुझे बहुत प्रेम दिया, इतना प्रेम तो मुझे वहाँ भी नहीं मिलता था, मुझे इतने अच्छे आवास में रखा, इतना अच्छा भोजन दिया, लेकिन मुझे यहाँ जीवन नहीं मिला। जीवन में केवल प्रेम नहीं है, जीवन में केवल अच्छा आवास नहीं है, जीवन में एक अच्छी डांट भी है। जीवन में जो डांट है वो पीछे छूट गई है। तुमने मुझे कभी अधिकार से डांटा नहीं दी, इसलिए मुझे लगा कि इस घर में मेरे लिए वो जगह नहीं है जो एक पति के लिए पत्नी के सब मन में हो सकती है। हालांकि ये स्त्री विरोधी कहानी अब लग सकती है, लेकिन विस्थापन की दृष्टि से इस कहानी को हम पढ़ेंगे तो हम आर्य समाज के प्रभाव से उत्पन्न हुआ वो जो दौर है उसकी कमियों की ओर आसानी से देख पाएंगे। इस कहानी वो बताते हुए मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज जो कविता लिखी जा रही है, जिसको हम अपने समय भी कविता कहते हैं और अपने समय के संकट की कविता कहते हैं, क्योंकि हमारे समय का जो संकट है वो सत्ता से आक्रांत संकट है। वो सत्य को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लेने और सत्य को अपने पक्ष में ईजाद कर लेने से उत्पन्न हुआ संकट है। तो ऐसे संकट में जो सत्य हमारी कहानी या हमारी कविता में आ रहा है उसको भी इस्तेमाल कर लेने की गुंजाइश से हम कवियों को अब नहीं छोड़नी चाहिए। हमारी कविता में जो दुखों के दागों को हम तंगों साथ में कथानायकों को पहनाते हैं,
क्या वो दुखों के दाग आने वाले समय में हमारे ही समय को गिराने के लिए इस्तेमाल करनी जाएंगे। जैसा कि अनुपम ने कहा कि सत्ताएं इससे भी क्रूर आने की संभावनाएं यदि बनी तो क्या इस समय को हम इस समय के दौर में लिखी जा रही इन कविताओं को इस्तेमाल कर सकेंगे इस समय को अच्छा विश्लेषित करने के लिए। तो जैसे कि पीछे किए गए धूमिल को इस्तेमाल किया गया ना कि उस समय तो इससे भी भयानक दौर था वो। तो क्या ऐसा ही स्पेस आने वाले समय के लिए हम अपनी इस तरह की कविताओं में छोड़ रहे हैं। अंतिम बात जो मुझे कहनी है, अभी कविताओं को लिखे जाने का दौर है। जैसे धूमिल की एक कविता यदि को हम आज के अस्मिता बोध मूलक या आज के भाषा मूलक या आज की जो संरचना उसके हिसाब से देखें तो वो बड़ी स्त्री विरोधी कविता जान पड़ती है, जिसमें वो जो कविता पे ही कविता है कि जिसको भी देखा जिसकी भी कुछ का कर देखे वो उसको मादा पाया। तो ऐसी कविताएं क्या हमारे पूरे जो हमारा पूरा काव्य बोध है या हमारा जो काव्य क्षेत्र है उसको आलोचित करने के लिए इस्तेमाल करनी जाएंगी। मुझे E.M. फॉरेस्टर की जो किताब है द आर्ट्स ऑफ द नोवेल, किताब तो नोवेल के बारे में है लेकिन उसमें वो एक बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि कवि जो जीवन जीता है वहाँ वो लेखक का इस्तेमाल करते हैं। मैं कवि का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो एक लेखक अपना जीवन जी रहा होता है अपने परिवेश में और एक जीवन जो वो कला में जी रहा होता है, उन दोनों के अंतर संघर्ष से जो वो उत्पन्न कर रहा है, यदि वो हमारे समय के सत्य को कमज़ोर आदमी के पक्ष में सवाल करने की कुव्वत हासिल नहीं कर पाता तो वो रचना हमारे भविष्य में हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। आज की जो अस्मितामूलक कविता है उसके नाम से संकट हो सकता है लेकिन उसमें आने वाले सवालों से मुझे लगता है हमें से किसी को दिक्कत नहीं होगी। इतनी बातें मुझे कहनी थी। शुक्रिया।